अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड चैनल के सिलसिला कदीम सुपर पावर्स की एक और दिलचस्प और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन कदीम सुपर पावर्स की तारीख जानेंगे जिन्होंने कदीम हिंदुस्तान में अपनी हुकूमतें कायम की और आगे चलकर सुपर ताकत बनी और कदीम हिंदुस्तान के साथ दूसरे ममालिक पर भी हुकूमत की। तो अगर आप कदीम हिंदुस्तान की तारीख जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। कदीम हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश पर मुश्तमिल था, तारीख में मुतअद्दिद शहनशाहों और हुकूमतों के तहत रहा, जबकि यहाँ जन्म लेने वाली कुछ सल्तनतों ने पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे एशिया पर भी हुक्मरानी की। इनमें कुछ सल्तनतें और तहजीबें ऐसी थीं जो सुपर ताकत कहलाईं और एक तवील अरसे तक कायम रहीं। इनमें इंडस वैली, नंदा सल्तनत, मौर्य सल्तनत, शोंगा सल्तनत, चोला सल्तनत और गुप्ता सल्तनत काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, कदीम हिंदुस्तान में वैसे तो कई तवील उल मुद्दत सल्तनतें और तहजीबें गुजरी हैं, लेकिन इंडस वैली या इंडस तहजीब वो पहली तहजीब थी जिसने सुपर पावर का दर्जा हासिल किया। ये तहजीब दरिया सिंध के किनारे पर कांसी के दौर में आबाद हुई थी, जिसे बाद में दरिया सिंध की निस्बत से सिंधु तहजीब का नाम दिया गया। इस तहजीब ने बलूचिस्तान के इलाके दश्त में आबाद मेहरगढ़ी तहजीब की तिजारत के बाद 3300 कबल मसीह में जन्म लिया। ये तहजीब मेसोपोटामिया और फिरौनी मिस्र की तरह कदीम दौर की इब्तदाई तहजीबों में से एक थी, लेकिन वादी सिंध की ये तहजीब इन दोनों तहजीबों में सबसे ज्यादा वसी थी। इसका रकबा 1.25 मिलियन किलोमीटर पर मुहित था, जो आज के बेशतर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान पर मुश्तमिल था। ये तहजीब दरिया सिंध के किनारे परवान चढ़ी, जो एशिया के बड़े दरियाओं में से एक है। माहिरीन के मुताबिक जब सिंध तहजीब अपने उरूज पर थी तो उस वक्त इसकी आबादी 50 लाख से ज्यादा होगी। दोस्तों, दरिया सिंध के किनारे बसने वाली इस कदीम तहजीब के रहायशियों ने दस्तकारी और धातकारी में नई तकनीक ईजाद की। आज भी सिंध के शहर उनकी शहरी मनसूबाबंदी, बेकटी ईंटों के मकानात, वसी निकासी आब के निजाम, पानी की फराहमी के निजाम और बड़ी बड़ी गैराबाद इमारतों के जुर्मटों की वजह से मशहूर हैं। दोस्तों, नंदा सल्तनत का आगाज कदीम हिंदुस्तान में मगधा बादशाह से 4 से 5 सदी कबल मसीह बाद हुआ। इस सल्तनत ने अपने उरूज के वक्त में शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों पर हुकूमत की। इसके अलावा नंदा सल्तनत को अस्करी और खुशहाल सल्तनत के तौर पर भी याद किया जाता है। तारीख के मुताबिक 327 से 325 कबल मसीह के दौरान जब सिकंदर आजम ने शुमाल मगरबी हिंदुस्तान पर हमला किया और जब उनके खिलाफ नंदा सल्तनत की फौज जंग के लिए तैयारी पकड़ने लगी, तो नंदा सल्तनत की अस्करी ताकत को देखकर उनके खिलाफ जंग के इम्कान के नतीजे में सिकंदर आजम के सिपाहियों में बगावत पैदा हो गई, जिसकी वजह से सिकंदर आजम को जंग लड़े बगैर हिंदुस्तान से वापस लौटना पड़ा। लेकिन फिर इस सल्तनत को अपनों की ही नजर लग गई और आखिर 322 कबल मसीह में मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा सल्तनत का तख्ता उलट दिया। दोस्तों, मौर्य सल्तनत तारीख हिंद की सबसे बड़ी और पहली सियासी सल्तनत थी जिसने बड़े सगीर पाक हिंद के बेशतर हिस्से को मुतहद किया और वस्ती एशिया तक वसअत पाई। इस सल्तनत का सकाफती असर और रसूख मगरब में मिस्र और शाम तक और मशरक में थाईलैंड, चीन और बर्मा तक फैला हुआ था। दोस्तों, सल्तनत मौर्य की बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 कबल मसीह में नंदा सल्तनत को फतेह करके रखी थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने करीबी यूनानी ताकतों के खिलाफ जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की और यूनानियों को जबरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अशोका के दौर में यह सल्तनत अमन पसंद हो गई और गौतम बुद्ध की तालीमात के जेर असर एक पुरअमन सल्तनत के तौर पर सामने आई। एक अंदाजे के मुताबिक मौर्य सल्तनत ने दुनिया की पूरी मईशत के 1/3 हिस्से को कंट्रोल किया, जबकि उस वक्त दुनिया के 1/3 आबादी लगभग 50 मिलियन थी और उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर पेट्रा था। दोस्तों, अशोका के दौर में मौर्य सल्तनत को 4 सूबों में तकसीम किया गया, जिनके नाम तोसाली, अजेन, स्वरनगरी और टेक्सला थे, जबकि इस सल्तनत का दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा यानी आज का पटना था और सूबाई इंतजामिया का सरबराह कुमारा था, जो एक शहजादा था। वो बादशाह के नुमाइंदे की हैसियत से चारों सूबों को कंट्रोल करता था, जबकि कुमार की मदद महामती और वज़रा की एक कौंसिल करती थी और यह इंतजामी ढांचा शाही सतह पर शहनशाह और उसके खास वज़रा की मजलिस के तहत काम करता था। मौरखीन के मुताबिक सल्तनत मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 30,000 घोड़सवार और 9,000 जंगी हाथियों की फौज थी, जबकि जासूसी के एक वसी निजाम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर नजर रखी हुई थी। शहनशाह अशोका ने जाराना जंग और तोसी पसंदी को तर्क करने के बावजूद इस बड़ी फौज को अमन और इस्तेकाम और सल्तनत की हिफाजत के लिए बरकरार रखा। लेकिन बाद के हुक्मरानों की कमजोरी और हुकूमती अमूर में गफलत बरतने की वजह से मौर्य सल्तनत का जवाल शुरू हो गया और आखिर 185 कबल मसीह में राजा बरीयदरत को फौज के सिपह सालार ने कत्ल करके मौर्य सल्तनत का खात्मा कर दिया।
दोस्तों शोंगा सल्तनत की बुनियाद रखने वाला एक मगधा खानदान था जिसने शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के साथ शुमाल मगरब के कुछ हिस्से को तकरीबन 185 से 173 कबल मसीह तक कंट्रोल किया। ये सल्तनत मौर्य सल्तनत के खात्मे के बाद कायम की गई थी जिसका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा था, जबकि बाद में भागाभद्रा और उसके बाद के बादशाहों ने विरशा में अपना दरबार सजाया। ये सल्तनत मुल्की और गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ मुतअद्दिद जंगों की वजह से भी मशहूर है, जो कलिंगा, सतवाहनों, यूनानियों, पंचालों और मथुरा के खिलाफ लड़ी गयी। दोस्तों अगरचे शोंगा खानदान की मजहबी सियासत पर काफी बहस रही है, लेकिन इस सल्तनत को मुतअद्दिद आनत के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा शोंगा सल्तनत के दौर को तालीम, फलसफा और दीगर इल्म फनून का दौर भी कहा जाता है। खास तौर पर इस दौर में पतंजलि के योगा सूत्रा और महाभाष्य शामिल थे। इसके अलावा संस्कृत के पहले ग्रामर अष्टाध्यायी की तश्कील भी इसी दौर में हुई, जिसे पिनीनी ने तरतीब दिया। लेकिन फिर 185 से 173 कबल मसीह के दौरान शोंगा सल्तनत का जवाल शुरू हो गया, जब वस्ती हिंदुस्तान यानी मध्य प्रदेश में बुद्धमत सरगर्मियों ने जोर पकड़ लिया, जो मौर्य सल्तनत के बाद मध्यम पड़ गया था। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इन इलाकों में शोंगा सल्तनत का कंट्रोल कमजोर पड़ गया था या फिर सल्तनत की तरफ से नरमी बरती गई थी। दोस्तों शोंगा सल्तनत का खात्मा शोंगा सल्तनत के आखिरी शहनशाह देवभूति की मौत के साथ हुआ। तारीखी हवालों के मुताबिक इसे उसके वजीर वासुदेव कानवा ने कत्ल किया और उसके बाद तख्त पर कब्जा कर लिया और 75 सदी कबल मसीह में अपनी हुकूमत कायम की। दोस्तों चोला सल्तनत ने हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया के बेशतर हिस्से पर हुकूमत की। चोला एक तामिल खानदान था जिसने चोला सल्तनत की बुनियाद रखी। ये हिंदुस्तान की एक तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत थी, जबकि इस खानदान के बारे में जो इब्तदाई दस्तावेजात मिली है वो मौर्य सल्तनत के अशोका के हाथों लिखी गई है। दोस्तों वैसे तो इस सल्तनत ने एक तवील अरसे तक कदीम हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन इस सल्तनत को उरूज 9वीं सदी ईस्वी में मिला, जब राजा चोला और उसका बेटा राजेंद्र चोला जनूबी एशिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। राजा चोला ने तमाम जजीरा नुमा जनूबी हिंद और श्रीलंका के कुछ हिस्सों को फतेह किया, तो वहीं राजेंद्र चोला ने बर्मा, वियतनाम, अंडमान और निकोबार जजायर, लक्षद्वीप, सिमाल्टा, जावा और जनूब मशरकी एशिया में मलाया को फतेह करते हुए आगे बढ़कर बंगाल के बादशाह महिपाला को भी शिकस्त दी। उसके बाद उसने अपनी फतेह की याद में एक नया दारुल हुकूमत तामीर किया, जिसका नाम उसने गंगीकोड़ा चोलापुरम रखा। अपने उरूज पर इस सल्तनत का रकबा 14 लाख मरबा मील था। 203 सदी कबल मसीह में कायम होने वाली इस सल्तनत का कल्ब दरियाए कावेरी की जरखेज वादी थी, लेकिन 9वीं सदी ईस्वी के नसब से लेकर 13वीं सदी के आगाज तक चोला सल्तनत के बादशाहों ने अपनी ताकत के खूब जोर दिखाए और एक काफी बड़े इलाके पर राज किया। लेकिन 13वीं सदी के आगाज में पांड्या खानदान के मंजर आम पर आते ही इनका जवाल शुरू हो गया और जल्दी पांड्या खानदान ने चोला सल्तनत का तख्ता उलट दिया। दोस्तों गुप्ता सल्तनत भी कदीम हिंदुस्तान की एक सुपर पावर सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद महाराजा गुप्ता ने रखी। इस सल्तनत के दौर को कदीम हिंदुस्तान के सुनहरी दौर से भी याद किया जाता है, जबकि चंद्रगुप्ता अव्वल, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्त दोयम गुप्ता सल्तनत के कामयाब तरीन हुक्मरान समझे जाते हैं। इस दौर में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, अदब, रियाजी, फल्कियात और फलसफे ने कदीम हिंदुस्तान में बड़ी कामयाबियां हासिल की। इस सल्तनत के दौर में कालिदासा, आर्यभट्ट, वरा महिरा, विष्णु शर्मा और वात्स्यना जैसे स्कॉलर पैदा हुए, जिन्होंने बहुत से तालीमी शोबों में जबरदस्त पेशरफ्त की, जबकि मजबूत तिजारती ताल्लुकात ने इस खिते को अहम सकाफती मरकज बना दिया और ये खिता बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जजीरे पेलागो और इंडोचीना में मौजूद करीबी रियासतों के लिए तिजारत का मरकजी अड्डा बन गया।